दोस्तों, ये वीडियो बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि पॉलिटिकल साइंस में अंतर्राष्ट्रीय संबंध को पढ़ रहे हैं। ये पॉलिटिकल साइंस में अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक पॉलिटिकल साइंस का ही विषय है जो कि हम देख सकते हैं। ये प्रोग्राम एसयूएल के जो स्टूडेंट्स हैं उनको थर्ड ईयर में पढ़ना पड़ता है, या फिर जो नॉन कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं बीए प्रोग्राम के उनको पढ़ना पड़ता है। ऑनर्स के जो स्टूडेंट्स हैं पॉलिटिकल साइंस के एसयूएल के वो भी पढ़ते हैं। इसके अलावा जो इग्नू के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि उनके सिलेबस में भी ये आपकी जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उसकी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट में से एक है। कि क्वेश्चन हमारा दोस्तों यही है बेसिकली कि विदेश नीति क्या है। इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि विदेश नीति क्या है। दूसरी बात, वो कौन सी वजह है या वे कौन से कारण है जिसके कारण भारत की जो विदेश नीति है वो प्रभावित होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले देखो, कोई भी क्वेश्चन हम लिखते हैं, जैसे कि हमने आपको बताया, उसमें पहले इंट्रो या आपको परिचय लिखना होता है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि भारत के संदर्भ में हमें बताना है इसमें कि विदेश नीति किस प्रकार प्रभावित होती है और विदेश नीति कहते ही किसे हैं। देखो, भारत जो है, भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे, जो भारत के प्राइम मिनिस्टर थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, जिनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने हमारे देश में प्रधानमंत्री के साथ साथ विदेश मंत्री का भी पद संभाला। विदेश मंत्री होने के नाते क्या किया उन्होंने कि हमारे देश की जो फॉरेन पॉलिसी थी उसको भी उन्होंने बनाया। फॉरेन पॉलिसी यानी जो विदेश नीति है उसको भी निर्धारण इन्होंने किया। और इन्होंने अपनी जब विदेश नीति बनाई तो उसमें 3 बातें ऐसी थी जिसमें इन्होंने कह दिया था। पहली बात तो भाई, भारत जब आज़ाद हुआ तो भारत ने इस बारे में कह दिया था कि भारत क्या है कि ये दब के नहीं रहेगा। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो भी बात विचार विवाद होंगे उन सभी बातों पे पार्टिसिपेशन करेगा, कि ये एकांतवास का जीवन नहीं बिताने वाला। पहली बात तो ये, जो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने इस बात की घोषणा पहले ही कर दी थी कि भारत क्या है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो भी मुद्दे चल रहे हैं या जो बात विवाद चल रहे हैं उन सभी पर भारत भाग लेने वाला है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, इसके अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी विदेश नीति जो थी उसके अंदर कई बातें और रखी जो कि खास थी। सबसे पहला, उन्होंने कहा कि भारत की विदेश नीति एक इस प्रकार की होगी जो भारत के स्वयं प्रभु बनाने में मदद करेगी। अब ये स्वयं प्रभु क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। इसे हम कई नामों से जानते हैं। देखो, कोई स्वयं प्रभु बोलता है, ठीक है, कोई स्वयं प्रभुत्ता बोलता है, कोई सोवरेनिटी बोलता है। तो जरा इसके बारे में हम जान लेंगे कि भारत क्या करेगा, अपने आत्मनिर्णय खुद लेगा। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में जो प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद भारत ब्रिटेन का गुलाम बन गया था और धीरे धीरे क्या है कि पूरी शासन व्यवस्था उसके हाथ में चली गई थी। अब क्या होता है, जब पूरी की पूरी शासन व्यवस्था ब्रिटेन के हाथ में चली जाती है तो जो भारत है, भारत की जो विदेश नीति है, भारत अपनी विदेश नीति को ठीक ढंग से निर्धारित नहीं कर पाता। तो इसी कारणवश भारत ये कहता है कि भारत क्या करेगा, अपनी जो स्वयं प्रभुत्ता है उसको बनाए रखेगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या है इसके अंदर कि भारत ने कहा था कि भी आज़ाद होने के बाद अपनी विदेश नीति में कि अपनी जो क्षेत्रीय अखंडता है उसको वो बनाए रखेगा। अब ये जो क्षेत्रीय अखंडता है उसको बनाए रखने का कॉन्सेप्ट क्या है। तो दोस्तों, भारत जब आज़ाद हुआ तो 565 रियासतें थी भारत के अंदर, जिसमें से 4-5 रियासतें ऐसी थी, 4 बेसिकली थी, जूनागढ़, मणिपुर, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। इसने क्या कहा था, इसने सीधा सीधा ये कह दिया था कि भैया हम भारतीय संघ में विलय नहीं होंगे, हम भारतीय संघ में नहीं आने चाहिए। तो इससे क्या होगा, भारत की जो अखंडता है, भारत जो एक भारत है वो कई टुकड़ों में बट जाता है। यदि हम देखते हैं जम्मू कश्मीर ऊपर है और जो आपका हैदराबाद है वो पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी थी। इसके अलावा तो भारत के कई टुकड़े हो जाते हैं। कॉन्सेप्ट रहा दोस्तों, दूसरे पॉइंट में यही कॉन्सेप्ट रहा पहले कि जो नेहरू की जो विदेश नीति थी उस विदेश नीति में यही हुआ कि एक तो भारत अपनी जो स्वयं प्रभुत्ता है, आत्मनिर्णय लेने की डिसीजन खुद रखेगा। जैसे ब्रिटेन पहले डिसीजन को बनाता था, ऐसा नहीं होगा। दूसरी बात, भारत अपनी जो क्षेत्रीय जो अखंडता है उसको बनाए रखेगा। नंबर 3, जो भारत क्या करेगा, जो तेज गति से अपना आर्थिक विकास उसको करेगा। तो भारत ने विदेश नीति बनाते समय इन 3 बातों पर दोस्तों, यदि हम किसी भी देश की अगर विदेश नीति जानना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, उस देश का जो राष्ट्रीय हित है
उसको समझना होगा, क्योंकि हर एक देश जो है ना अपने राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर ही विदेश नीति बनाता है। अब आप ये सोचोगे कि ये राष्ट्रीय हित क्या होता है। जो राष्ट्रीय हित है वो बेसिकली दोस्तों ये होता है कि जो देश है उसका फायदा किस चीज में, वो इस बात को ध्यान में सबसे पहले प्राथमिकता देता है कि हर एक देश उस ही नीति को फॉलो करता है जिसमें देखा सबसे पहले उन विदेश नीतियों को प्राथमिकता देता है या उनको ज्यादा पसंद करता है जिसमें भारत को फायदा होता है। उदाहरण के लिए अगर मैं देखता हूँ भारत को जो लाभ है, अगर अमेरिका से रहता है या जापान से है तो वो अपने जो संबंध है अमेरिका और जापान से बेहतर बनाता है। उससे पाकिस्तान से इतने बेहतर लाभ नहीं हो सकते तो वो उससे संबंध अच्छे नहीं बनाता है। वो यूरोपीय संघ की तरफ जाता है भारत। अब यूरोपीय संघ क्या है ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में या जो अगली वीडियो आपको मिलेगी ये उसके बारे में बात करेंगे। ये भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बेसिकली हमने क्या जाना कि राष्ट्रीय हित जो है वो विदेश नीति के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब हम ये जानेंगे कि विदेश नीति जो है उसका क्या अर्थ ही क्या होता है, कि हम उस विदेश नीति को किस प्रकार से परिभाषित करेंगे। दोस्तों अब तक हमने क्या जाना, अब तक हमने ये जाना कि भारत जो है, भारत के संदर्भ में कि भारत के जो विदेश नीति के बारे में बात करते हैं तो विदेश नीति कौन बनाएगा, विदेश मंत्रालय बनाएगा। तो भारत जब आज़ाद हुआ तो प्रथम प्रधानमंत्री, जो पहले प्रधानमंत्री थे हमारे, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, और जो विदेश मंत्री थे वो भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। उन्होंने हमारी देश की जो विदेश नीति निर्धारण करते समय, बनाते समय विशेष भूमिका निभाई। उसमें 3 बातों पे उन्होंने जोर दिया। नंबर 1 स्वयं प्रभुत्ता, उस पर जोर दिया। नंबर 2 क्षेत्रीय अखंडता। नंबर 3 जो है उसके अंदर कि भारत क्या करेगा, तेज गति से अपना आर्थिक विकास करेगा, इसके बारे में जोर दिया। इसके बाद हमने ये डिस्कशन किया कि किस प्रकार जो विदेश नीति निर्धारित जब अगर कोई देश करता है तो वो क्या सोच के करता है, तो उसमें सबसे पहले राष्ट्र अपना राष्ट्रीय हित देखता है। आगे बात करते हैं दोस्तों कि विदेश नीति निर्धारण करने का क्या अर्थ निकलेगा। ये तो हमने ये देखा कि विदेश नीति सबसे पहले तो राष्ट्रीय हित से जुड़ी हुई है। अब उसका अर्थ क्या होगा, देखो कोई भी देश है, जैसे भारत के बारे में बात करते हैं हम या अमेरिका के बारे में बात करते हैं, कहने के लिए आज अमेरिका है जो एक ऐसा देश है जहाँ पर सारी सुख सुविधाएं, उसकी सरकार इतनी ज़्यादा आत्मनिर्भर है कि उसे आज दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। कुछ लोग कहते हैं ऐसा, पर ऐसा गलत है। कोई भी देश जो होता है वो इतना आत्मनिर्भर नहीं हो सकता कि उसे किसी दूसरे देश के ऊपर निर्भर ना रहना पड़े। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि दोस्तों अगर अमेरिका है, अगर अमेरिका इतना सक्षम है तो उसका क्या कारण है, उसके पास अच्छा पैसा है। अच्छा पैसा उसके पास दोस्तों कहाँ से आता है, क्यों, क्योंकि इंटरनेशनल स्तर पर अगर हम भारत में देखते हैं, भी पाकिस्तान में देखते हैं, चीन में देखते हैं और भी बड़े बड़े देशों में देखते हैं, तो वहाँ पर क्या है कि अमेरिका की बड़ी बड़ी MNCs कंपनीज हैं। उन कंपनी के ज़रिए क्या होता है, अमेरिका को बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है और उससे उसको पैसा मिलता है जिससे वो जनता की ज़रूरतों को पूरी करता है। अगर दोस्तों उसके पास पैसे के आने का जो स्रोत है वो ख़त्म हो जाएगा तो क्या होगा कि भाई अमेरिका भी एक आम सामान्य देशों की तरह बन जाएगा। तो बेसिकली क्या है कि दोस्तों इसके अंदर यही कॉन्सेप्ट है विदेश नीति के अंदर कि विदेश नीति कोई भी देश अलग थलग रहकर अपना जो आर्थिक विकास है या आर्थिक जो निर्भरता है वो नहीं हो सकता। अलग रहकर कोई भी देश अगर चाहेगा कि मैं पूरी दुनिया में अलग रहूं और अपना विकास कर लूं तो वो विकास नहीं कर सकता, आत्मनिर्भर नहीं बन सकता। अगर उसे विकास करना है, आत्मनिर्भर बनना है तो उसे क्या करना होगा, किसी न किसी देश से अपने संबंध बनाने होंगे जिससे कि अपनी जरूरतों को वो पूर्ति कर सके। जैसे भारत है, कहने के लिए भारत में संसाधन सब कुछ है, ज़्यादातर चीज़ें पाई जाती है, अमेरिका में पाई जाती है, लेकिन वो दूसरे देशों से संबंध क्यों बनाते हैं। अगर भारत में ज़्यादा उत्पादन होता है तो वो क्या कर सके, अपने सामान को बेचकर वो अधिक लाभ कमा सके और अपनी जनता की भलाई कर सके। तो विदेश नीति का मेनली ये कॉन्सेप्ट होता है। एक दूसरी परिभाषा भी है। दूसरी परिभाषा एक ये है कि जब एक देश के द्वारा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विचारों के लिए जो संबंध बनाए जाते हैं, मतलब समाज के लिए एक तो सामाजिक चेतना बढ़े, दूसरी बात आर्थिक रूप से जैसा हमने बात करा पैसा है, तीसरी बात क्या है राजनीतिक रूप से सहयोग मिले। तो
इस बातचीत संबंधों को हम परिपूर्ण बनाने के लिए, पक्का करने के लिए जो संबंध हम किसी एक देश से बनाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम विदेश नीति कहते हैं। तो ये हमने जाना भी कि विदेश नीति आखिर क्या होती है। दोस्तों अब हम ये जानेंगे कि जो विदेश नीति है वो किस प्रकार निर्धारित होती है, कि ऐसी कौन सी वजह है, ऐसी कौन से कारण हैं जो विदेश नीति को प्रभावित करते हैं या फिर विदेश नीति को निर्धारण करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम सभी कारणों को देखकर हम उसको दो पार्ट्स में बांटते हैं। पहला पार्ट होता है उसका घरेलू आंतरिक कारण, जिसे हम राष्ट्रीय कारण भी कहते हैं। दूसरा होता है आपका बाह्य कारण, अंतर्राष्ट्रीय कारण, जिसे हम बाह्य परिस्थिति भी कहते हैं। दोस्तों देखो दो प्रकार हमने बताए कि विदेश नीति जो निर्धारित होती है उसके लिए मेनली दो प्रकार है। सबसे पहला प्रकार घरेलू और आंतरिक बताया आपको, दूसरा प्रकार आपको बताया गया कि बाहरी और अंतर्राष्ट्रीय बताया गया। अब इसके अंदर बात करते हैं हम घरेलू कारण में कौन कौन सी बातें आएंगी। ये तो इसके अंदर सबसे पहले हम इसके अंदर इंटरनल कॉजेस के बारे में बात करेंगे, जो आपके देश के अंदर की बात करती है। अब आपके देश के अंदर की क्या क्या बातें आपकी विदेश नीति को निर्धारित करती है। सबसे पहले भौगोलिक तत्व। देखो दोस्तों भौगोलिक तत्व का मतलब है कि आपके देश के अंदर पाई जाने वाली जो आपकी भूमि संपदा है, जो आपके देश की संरचना है, वो क्या करती है? आपकी विदेश नीति को निर्धारित करती है। किस प्रकार निर्धारित करती है? अगर मैं देखूं भारत के अंदर जो प्राकृतिक के जो ऊर्जा संसाधन, अपार संसाधन है भारत के अंदर, कोयला, पेट्रोलियम, ये सब, पेट्रोलियम तो नहीं पर कोयला पाया जाता है। अगर भारत में यही चीज जिस प्रकार से देखो, अगर मैं एक एग्जांपल देता हूँ, सऊदी अरब हो गया, जो आपके अरब कंट्रीज है जहाँ पर से तेल निकाला जाता है, कच्चा तेल, और पूरे विश्व में इसको सप्लाई किया जाता है। तो क्या है कि जो पूरे विश्व में सप्लाई किया जाता है, तो आप ये देखेंगे वो पूरे विश्व में क्यों सप्लाई करता है? क्योंकि वो चीज उसके देश में बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। अगर वो नहीं पाई जाती तो दूसरे देश से संबंध ही नहीं बनाएगा, क्योंकि खुद उसको पहले अपनी जरूरत को पूर्ति हो जाए, वो फिर बाद में क्या करेगा? संबंध बनाएगा तो अपनी जरूरत के लिए बनाएगा। वो इसलिए संबंध नहीं बनाएगा क्योंकि उसको अपना सामान बेचना है। तो हर एक देश जिस प्रकार से, हम फिर से हम अपने पॉइंट पे बैक होकर आते हैं, ये तो आ रहा है आपके लिए एग्जाम्पल कि भौगोलिक तत्व मतलब एक देश में किस प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं, उसकी जो संसाधन है वो भी उस देश की विदेश नीति को निर्धारित करती है। अगर उसके देश में पर्याप्त संसाधन है, जितनी उसको जरूरत है, तो वो ज्यादा देशों, दूसरे बाहरी देशों से संबंध बनाने की कोशिश नहीं करेगा, अपने देश का आर्थिक विकास खुद करता रहेगा जो भी। लेकिन उसके यहाँ पर अगर संसाधन बिल्कुल नहीं पाए जाते तो उसको क्या करना होगा? दूसरे देशों से संबंध बनाना होगा। लेकिन अगर वही किसी देश में ऐसा है कि वहाँ दुनिया भर के संसाधन है, जिसका वो यूज करता भी रहे तो भी खत्म ना हो, बेचता भी रहे तो भी खत्म ना हो, तो वो अधिक लाभ कमाने के लिए क्या करेगा? दूसरे देशों से फिर क्या करेगा? अपने संबंध बनाकर उस प्रोडक्ट को सेल करना सोचेगा। एक तो रही है तो संसाधन के लिहाज से भौगोलिक के अंदर। दूसरी बात होती है, हम देखते हैं कि भाई हमारे देश में किस प्रकार, जैसे भारत के बारे में बात करते हैं तो भारत की अगर हम संरचना देखते हैं तो भारत के उत्तर भारत में हम देखते हैं हिमालय पर्वतमाला है। वही हम दक्षिण भारत में देखते हैं तो हिंद महासागर, पूर्व में देखते हैं तो आपकी बंगाल की खाड़ी, और अगर हम पश्चिम में देखते हैं तो आपका अरब सागर। भारत तीन ओर से जल से घिरा हुआ है, और इस तीन ओर से जल से घिरा होने के कारण क्या है कि भारत के पास भौगोलिक कारण क्या है कि भारत के पास एक इतना बढ़िया स्कोप है, इतना बढ़िया भारत के पास रास्ता है कि भारत तीनों दिशाओं से जाकर किसी देश से अगर व्यापार करना चाहे तो वह व्यापार कर सकता है। वही जो उत्तर भारत के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पर भारत की जो सीमा है वो चीन से मिलती है, पाकिस्तान से मिलती है। तो उन देशों से उसको किस प्रकार से संबंध है, उसके किस प्रकार से संबंध नहीं है, इसके बारे में अभी हम आगे बात करेंगे। तो मेनली जो नेहरू जी भी थे, उन्होंने एक बात कही थी कि भारतीय संस्कृति जो है वो, या जो भारत है वो क्या करता है कि एशिया को, जो अरब सागर हो गया या फिर और जो नीचे के जो क्षेत्र हैं दक्षिण भारत को, उसको जोड़ने का काम करता है। साथ ही साथ जो पश्चिम एशिया है उसको पूर्व एशिया से जोड़ने का काम भारत करता है। तो भारत एक मिलन भूमि है। तो इस प्रकार से ही तो भारत की हम देखते हैं कि भाई जो विदेश नीति है वो निर्धारण करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका है। दोस्तों हम आपको इतने पॉइंट बताएंगे या इतनी चीज़ें बताएंगे जो कि आपको लिखने के लिए बहुत सफिशिएंट होगी। आपके पास समय की कमी होगी, आपको लिखने की कमी नहीं होगी।
सो वीडियो अच्छी लगे तो आपको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो आगे बात करते हैं हम अपने, और भी क्या है कि और पॉइंट्स हमारे क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों राजनीतिक कारण भी क्या है कि भारत की विदेश नीति को प्रभावित करता है, किसी देश की विदेश नीति को प्रभावित करता है। यदि हम देखें कि जो बड़े देश हैं वो चाहते हैं कि दुनिया में हमारा ही सिर्फ दबदबा रहे, और जो छोटे देश हैं वो हमारे यहाँ मिलाते रहे। लेकिन अगर हम देखें कि जो एशिया जो कॉन्टिनेंट है, जो एशिया का जो महाद्वीप है, उसमें दो देश ऐसे हैं, भारत और चीन, जो कि बड़ी तेजी से आगे बढ़ते हुए माने जाते हैं। और जो क्या है कि भाई अगर बड़ी तेजी से आर्थिक विकास कर रहे हैं तो इनकी जो विदेश नीति जो निर्धारण होती है तो इनमें खुद की अपनी भूमिका होती है। और भूमिका होने के कारण जैसे क्या है, जैसे इंटरनेशनल स्तर पे अगर हम देखते हैं यूएन में, तो अगर भारत कोई भी अपने फैसले लेता है तो अंतर्राष्ट्रीय कारण में आएगा। वैसे अगर हम भारत के अंदर ही देखते हैं तो भारत अपने आत्म विकास खुद ज़्यादा कर सके, राजनीतिक रूप से कोई और उस पर अपना दबाव ना बना सके, इसके लिए ये बात भी ज़रूरी है कि भारत को क्या नीति निर्धारण करनी चाहिए, क्या नीति निर्धारण नहीं करनी चाहिए। भारत ने क्या किया, गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई ताकि कोई और उस पर प्रेशर ना बना सके। इसके बारे में भी बात हमारा आर्थिक कारण। आर्थिक कारण क्या है कि भाई एक ये भी चीज़ आपकी विदेश नीति को प्रभावित करती है कि जैसा हम जानते हैं कि भाई जो भारत है विश्व में अगर इकोनॉमी के मामले में औद्योगिक नज़रिए से देखेंगे तो 9वां स्थान है। चीन के बाद भारत के पास अगर श्रम शक्ति देखते हैं तो उसका 3रा स्थान है। अगर हम पिछले 200 वर्षों में देखते हैं तो भारत में अंग्रेजों ने बहुत भारत का शोषण किया। इसके बाद में आगे चल के भारत धीरे धीरे अब अपना आर्थिक विकास आज कर रहा है। लेकिन फिर भी क्या पॉइंट आता है निकल के आपके सामने कि भारत के पास आर्थिक रूप से इतनी ज़्यादा तकनीकें नहीं है, जिसके कारण आज उसको दूसरे देशों पर निर्भर होना पड़ता है। जिस प्रकार भारत बुलेट ट्रेन के लिए उसको जापान से या और किसी देश से उसको मांगने की तकनीक ज़रूरत पड़ती, तो भारत की विदेश नीति उस जगह निर्धारित होती कि भाई उसमें क्या इकोनॉमी के मामले में भारत क्या है कहीं ना कहीं उन देशों से जुड़ जाता है। इसके अलावा मैं बात करता हूँ भारत की अर्थव्यवस्था। तो भारत जब आज़ाद हुआ तो भारत के सामने 2 मॉडल थे, एक तो पूंजीवादी मॉडल, एक साम्यवादी मॉडल। तो भारत चाहता तो पूंजीवाद को भी अपना सकता था, साम्यवाद को, क्योंकि दोनों चीज़ अच्छी थी। तो भारत ने क्या किया, दोनों को मिला के एक मिक्स्ड इकोनॉमी बनाई, एक मिश्रित अर्थव्यवस्था बनाई, जिसको भारत ने प्रयोग किया और आगे चल के वो अपना आर्थिक विकास कर रहा है। अगली बात आती है दोस्तों कि क्या पॉइंट आते हैं आपके, अगले पॉइंट आते हैं आपके सामरिक कारण। जो सामरिक कारणों के अंदर बेसिकली यही पॉइंट आएगा कि सुरक्षात्मक। आपको पता है भारत चीन जैसे देश हैं जो कि आपकी जो अर्थव्यवस्था है अगर अच्छी है तो आप ऐसे देशों का मुकाबला कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं है तो पता है भारत और पाकिस्तान उन दोनों के संबंध कितने खराब हैं। भारत में आए दिन क्या होता है, पाकिस्तान के द्वारा सीज फायर का उल्लंघन किया जाता है या पाकिस्तान के द्वारा आतंकवादी हमले किए जाते हैं। और इस बात का समर्थन आपका चीन है जो उसको हमेशा क्या करता है, पाकिस्तान को बचाने की कोशिश करता है, ठीक है, और भारत को घेरने की कोशिश करता है। तो भारत को क्या है कि अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखे। उसके लिए क्या करे भारत, वही भारत को अपने हथियारों को भी डेवलप करना पड़ता है या ऐसे देशों से उसको हथियार खरीदने पड़ते हैं ताकि कभी युद्ध हो जाए या ऐसी स्थिति बन जाए तो उसको इतना प्रॉब्लम ना हो। अगला पॉइंट आता है दोस्तों आपका वैचारिक कारण। वैचारिक कारण के अंदर क्या आ जाता है आपका, वैचारिक कारण में मेनली आपको ये लिखना है कि भारत, इसमें आप गुटनिरपेक्षता व अंतर्राष्ट्रीय कारण के बारे में बात करेंगे कि भारत ने क्या किया कि भाई जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत जो उस समय आपका शीत युद्ध की स्टार्टिंग हुई थी और शीत युद्ध की स्टार्टिंग होने के कारण क्या होता है कि जो पूरी की पूरी दुनिया है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। एक पार्ट आपका बन जाता है कि भाई अमेरिका के समर्थन में, दूसरा पार्ट बन जाता है आपका सोवियत संघ के समर्थन में। अब सोवियत संघ के समर्थन में बनने के कारण क्या होता है, प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये निकल के आती है कि भाई कि भारत अगर किसी एक की तरफ जाए तो वो दूसरी तरफ से लाभ ढका पाए। साथ ही साथ अगर किसी एक ने उसका शोषण किया तो भैया इतने सालों तो वैसे ही गुलाम था, अब उसको और ज़्यादा उसको शोषण उसका होगा। तो इसी प्रकार से भारत ने क्या किया कि भाई भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति सहस्तित्व के वो फैसले ले सके, इस बात के लिए उसने बहुत संघर्ष करना पड़ा उसे, समझ में आया ना। तो ये प्रॉब्लम भारत के सामने आई। तो ये कॉन्सेप्ट बेसिकली ये इसलिए ही है ताकि आपको ये पता चल सके कि क्या है भारत की विदेश नीति को निर्धारित करने में गुटनिरपेक्षता की भूमिका,
क्या नहीं है। वैसे दोस्तों गुटनिरपेक्षता आपका अलग से क्वेश्चन में पूछता है, जिसको हम नेम भी बोलते हैं, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। उसके लिए हमारी आपके लिए अलग से वीडियो है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहाँ से उसको जाके देख सकेंगे कुछ ही देर में, तो आप उसको भी देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों अगले पॉइंटों के बारे में कि हमारा आगे और कौन सी बातें जो कि विदेश नीति को हमारी बात है कि भाई भारत का जो मित्रतापूर्ण व्यवहार है। देखो भारत ने क्या कर रखा है, भारत ने कभी भी भारत की अर्थव्यवस्था को अगर हम देखें या भारत की प्राचीनतम अगर हम इतिहास को देखें तो भारत ने कभी भी अपने हथियार अर्थव्यवस्था के रिगार्डिंग से भी सिर्फ इसलिए नहीं बनाए कि हमें किसी एक देश को दबाना है, उसे कुचलना है। हमने अगर अपने कभी हथियार भी डेवलप किए हैं तो हमने बेसिकली इसलिए कि हमारे पास अगर हथियार रहेंगे तो उसका फायदा हमारे देश को ये मिलेगा कि कोई और हम पर हमला नहीं करेगा। साथ ही साथ भारत ने चीन रहे, चाहे उसके साथ कैसे भी संबंध रहे, पाकिस्तान रहे, भारत ने हमेशा उसके संबंधों को सुधारने और उसको बेहतर करने का प्रयास किया है। ठीक है दोस्तों, तो एक पॉइंट ये आएगा आपके इसमें आंसर में लिखने में। अगला पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि क्या पॉइंट आने वाला है। अगला पॉइंट है हथियारों की होड़ का विरोध। ये इंटरनेशनल स्तर पे होगा कि भारत ने क्या किया है कि आपने देखा कि जब शीत युद्ध का काल चल रहा था तो उस समय भारत किसी एक देश का फेवर ना लेते हुए क्या कर रहा था, बार बार ही मध्यस्थता की भूमिका निभाता था। अब ये मध्यस्थता का मतलब क्या है कि मध्यस्थता का मतलब है कि सोवियत संघ और अमेरिका के बीच बचाव का काम किया इसने। तो हथियार जो उनके द्वारा डेवलप किए जा रहे थे या फिर उन एक दूसरे को मारने के लिए यूज करने वाले थे वो या लाने वाले थे, तो उनसे वो जनता को बचाने की कोशिश करने लगा, ताकि इसका असर तो देखो और देशों पे भी पड़ने वाला है उसका असर, क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था से और देशों की अर्थव्यवस्था भी जुड़ी थी। तो इससे एक तो भारत की अन्य देशों की क्या है, एक विदेश जो नीति है वो प्रॉब्लम है कि विश्व स्तर पर शांति को बढ़ावा देना। तो ये भी अंतर्राष्ट्रीय का ही पॉइंट है। तो इसके अंदर आपको बेसिकली क्या लिखना है कि जैसे यूएनओ है, एमनेस्टी इंटरनेशनल है, ठीक है, तो या फिर आपका यूएनएचआरसी है, तो ये क्या करता है, ये मनुष्य होने के नाते विश्व स्तर पर क्या करता है, चाहे वो एक विकसित देश हो, विकासशील देश हो, उन देशों में क्या है कि भाई उन देशों में देशों की सुरक्षा शांति इसको बनाए रखने के काम में वो मदद करता है अपनी, ताकि उन देश के जो लोग हैं उन देशों को इस बात का लाभ मिल सके कि वो शांतिपूर्वक रह सके। और साथ ही साथ एक देश क्या करता है, इस बात से भी उसकी विदेश नीति निर्धारित होती है कि जैसे कि हम बात करते हैं देखो संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में हमने बात कर ली, उसने आदर्श के बारे में। तो अगर किम जोंग जैसे उत्तर कोरिया आएगा, उस देश के बारे में हम बात करते हैं, तो उस देश में क्या होगा कि वो विश्व स्तर से उसको शांति को कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि उसको अपने से मतलब है। भारत को कभी ऐसा नहीं रहा, तो भारत की अर्थव्यवस्था है या फिर हम उसकी बात करते हैं भारत की जो प्राचीनतम इतिहास है उसमें भी हमने कभी किसी का दमन नहीं किया, भारत ने कभी किसी देश पे प्रथम आक्रमण भी नहीं किया। तो ये कॉन्सेप्ट क्या आता है कि ये विश्व स्तर पर शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने में भारत की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत शांति स्थापित करने की बात करता है, बार बार ही यूएनओ में आतंकवाद हो गया या बड़े बड़े ऐसे फैसले जिससे विश्व स्तर पर और लोगों को भी प्रॉब्लम हो सकती है, उसके लिए समय समय पर क्या करता है, फैसले लेता है, अपनी आवाज़ें उठाता है। तो इस आवाज़ें उठाने के कारण ही उसको क्या कहते हैं, हम इस बात से समझ सकते हैं कि ऐसी कौन सी वजह है जिससे भारत की विदेश नीति यहाँ निर्धारित होती है। दोस्तों इतने पॉइंट आपको बता दिए गए हैं, आप कोई भी पॉइंट लिख देंगे इसके